भाई गुड आफ्टरनून एवरीवन, इवनिंग। तो रोटेशनल मोशन की बातें कर रहे थे, टॉर्क की बातें कर रहे थे। सो एज आई सेड, टॉर्क इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स इन प्रोड्यूसिंग रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में ना आर होता है ना थीटा होता है, पर रोटेशन में आर भी देखना पड़ता है, एफ भी देखना पड़ता है और इन दोनों के बीच का एंगल भी देखना पड़ता है। यहां दोनों के बीच एंगल 90 है तो अच्छा टॉर्क हो गया, यहां दोनों के बीच एंगल 180 है तो टॉर्क ही नहीं हुआ। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और बात, एक और आइडिया बताऊं। अगर सपोज मैं यहां फोर्स मार देता, क्या होता? बॉडी घूमता कि नहीं? नहीं घूमता, बिकॉज आप फोर्स की लाइन देखो, isn't it passing through the center of? तो what is the distance between the center and the force? 0. As a result, कोई टॉर्क होगा नहीं। ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया। टॉर्क का ये फंडा होता। फिर हमने एंगुलर मोमेंटम देखा था। एंगुलर मोमेंटम L bar is R bar cross P bar. So L is equal to आर पी साइन थीटा, सेम इसके जैसा ही। एंड हमने ये कहा था कि लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन में वो काम टॉर्क करता है। लीनियर मोशन में जो रोल लीनियर मोमेंटम प्ले करता है, रोटेशनल मोशन में वो रोल एंगुलर मोमेंटम प्ले करता है। सो इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर, नॉट जूल, एंड इसका ऐसा यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट जूल सेकेंड। मैंने आपको टॉर्क के मामले में बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे कि जैसे ट्रक वाले अपना व्हील चेंज करते हैं तो 4 फुट का लंबा डंडा, उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो नट घूम जाता है। दरवाजे या खिड़की को खोलने के लिए हिंज के ऑपोजिट एंड से हम दरवाजे या खिड़की को खोलते हैं, बीच में से खोलेंगे तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। आई एम श्योर यू ट्राइड। फिर we differentiated L bar with respect to time, so we got dL bar by dt was d by dt of R bar cross P bar। पहली बार दो चीजों के साथ एक साथ डिफरेंशिएशन करना सीखा, एंड फाइनली हमको मिला dL bar by dt is tau bar, very similar to dP bar by dt is F bar। बार बार रीइंफोर्स करता है ये आइडिया कि जो काम पी बार करता है लीनियर में, वो काम एल बार करता है रोटेशन में, जो काम एफ बार करता है लीनियर में, वो काम टाउ बार करता है। बार बार ये हमको दिखाता ही जाएगा। सो दिस वाज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ सिंगल पार्टिकल, लीनियर मोशन। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत सारे पार्टिकल्स का देखा, बहुत सारे पार्टिकल्स का टोटल एंगुलर मोमेंटम एल बार इज L1 बार प्लस L2 बार प्लस टक 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 प्लस Ln बार। एंड फाइनली क्या था भाई? आर बार क्रॉस पी बार था, वो याद आता है? dl bar by dt is d by dt of this whole thing, and as a result you get tau external bar. So we said the total external torque, the sum of all external torques, is time rate of change of angular momentum. This was the idea for a system of particles. Then we saw the law of conservation of angular momentum. हमने ये देखा कि if बड़ा L bar is 0, then tau external bar, if tau external bar is 0, then dL bar by dt is also 0, that is L bar is constant. So in the absence of a resultant external torque, the total angular momentum of the system of particles remains constant. But the most important thing we did last time were conditions for equilibrium. हमको ये पता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? सिग्मा एफ बार has to be 0. You can say sigma fi bar from I equal to 1 to n. This is the condition for translational equilibrium. So similarly, what should be the condition for rotational equilibrium? Anybody? Very well. तो ये है कंडीशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का, ये है कंडीशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होते हैं
So if a body is in translational equilibrium as well as rotational equilibrium, then it is said to be in mechanical equilibrium. So if body is in both linear मतलब translational and rotational equilibrium, it is said to be in blue color mechanical equilibrium. Okay, now I have heard people tell me, सर फोर्स होगा तभी टॉर्क होगा ना, अगर फोर्स ही जीरो होगा तो क्या टॉर्क होगा? सुनने में काफी सीधा लगता है मैटर. कोई बोलेगा फॉर एग्जाम्पल आई गॉट एन इक्वेशन फॉर टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, है ना सर? हाँ बरोबर. तुम बोलो अगर फोर्स जीरो है तो बट ऑफ कोर्स टॉर्क तो जीरो ही होगा ना सर. बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि दोनों का होना जरूरी है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए? ये होगा तो बट ऑफ कोर्स ये होगा ही ना. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फोर्स है तभी तो टॉर्क है, मां है तभी तो बच्चा है, और जब मां ही नहीं होगी तो टॉर्क कैसे होगा भाई? बात में बात है. नहीं है. क्यों नहीं है सर? लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन आई से सिग्मा एफ आई बार, दिस रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. ऑल द फोर्सेस, चाहे वो एक्स कंपोनेंट में हो, वाई कंपोनेंट में हो, एंड सो ऑन. सो जरूरी नहीं है कि ये जीरो हो तो ये भी जीरो होगा. सर ये प्रूफ करो तो जाने. ओके, लेट्स टेक अ प्रूफ. ओके, सो अ बॉडी, आई एम मेकिंग अ controversial statement here. A body might be in linear equilibrium and at the same time it might not be in rotational equilibrium. पॉसिबल है. या फिर ये भी पॉसिबल है, a body might be in rotational equilibrium but not be in linear equilibrium. सर ये क्या, आप सब कुछ बताओ यार. ओके, एग्जाम्पल देके ही बात करूंगा. इट माइट नॉट बी इन लीनियर इक्विलिब्रियम. So very dangerous statements both of these. Without proof nobody will accept that. So पेशे खिदमत है प्रूफ इस बात का कि जरूरी नहीं है कि दोनों इक्विलिब्रियम हो ही, एक हो तो दूसरा हो ना. मैं दो केसेस ऐसे दिखाऊंगा आपको जिसमें एक केस में बॉडी लीनियर इक्विलिब्रियम में है पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, दूसरे में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है पर लीनियर इक्विलिब्रियम में नहीं है. तो आओ देखे एग्जाम्पल 1. कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू फोर्सेस F and F as shown. अच्छा, सपोज ये रॉड है, एक रॉड है, एंड दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, एंड दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये F एंड ये F. कैन यू सी दिस? बराबर है. ओके, first things first, is the body in linear equilibrium? हाँ या ना? Krisha, did you say yes sir? I heard yes sir. या मेरे कान बज रहे? Yes sir, I said yes sir. Did you really say yes sir? Yes sir. How many forces do you see in the diagram? Two forces. And how are they acting? One up, one down? Downwards. Both of them? Yes, the arrow is pointing downwards. Both forces acting downwards.
So what is the sigma fx? 0. And what is sigma fy? Is it 0? No, sir. Oh my god, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है. Isn't this -2f? Yes, sir. एक ऊपर होता एक नीचे होता तो +f -f 0 हो जाते, पर ये तो दोनों ही नीचे है. तो भले सिग्मा fx 0 है, x डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है, पर y डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ है. सो सिग्मा fy इज -2f विच इज नॉट 0. सो माय क्वेश्चन, इज द बॉडी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? नो. No, sir. So as sigma f bar not equal to 0, system, body नहीं, system is not, I repeat, not in translational मतलब लीनियर इक्विलिब्रियम. सीधी बात है, सिग्मा एफ बार 0 नहीं है. भाई सिग्मा एफ बार 0 नहीं है, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है. क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है? सर मालूम नहीं है. कैसे मालूम पड़ेगा? सम ऑफ टॉर्क्स लेना पड़ेगा ना, और टॉर्क हमेशा लेने के लिए एक पॉइंट होता है. मैं ये पॉइंट लेता हूं, लेट अस से दिस इज द सेंटर O. यहां से यहां तक R है, यहां से यहां तक भी R है. नाउ माय मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब के लेक्चर्स में तुम्हें यही सब करते रहना. लेट्स फाइंड द टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट O. भाई ये वो है भाई. दिस द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस विद यू, फर्स्ट टाइम. हमेशा हर बार 11th वालों के साथ जब मैं ये फर्स्ट टाइम करता हूं ना, तो एक बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि फिर मैं उनके साथ उनसे ही ये सब करवाता हूं, एंड फिर मजा आता है उनको अचानक. अब तक ये पॉइंट पे उनको ये चैप्टर में अगर इंटरेस्ट ना भी आया हो, तो ये करने के बाद तो इंटरेस्ट बढ़ता ही जाता है. ओके, नाउ ये डंडा है, ये ओरिजिन है, ये पहला फोर्स है, लेट्स कॉल इट फोर्स 1, या एट पॉइंट A ये 1 है, ये 2 है. वी वुड लाइक टू फाइंड टोटल टॉर्क. ओके, नाउ टोटल टॉर्क. सबसे पहले ओरिजिन यहां है. डू यू नो टाउ बार इज R बार क्रॉस F बार? डू यू नो दैट? ओके, ओके, होल्ड ऑन. वाओ, आई लव दिस. ये पेन्स हमेशा मेरा सहारा बनी. भाई ये ओरिजिन है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है इस पूरे डायग्राम में? ओरिजिन. सर ये समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई लेते वक्त तो ओरिजिन की जरूरत नहीं है, नहीं है, पर जब भी टॉर्क लो ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ओरिजिन. अच्छा, सबसे पहले ये ओरिजिन है, और पहला फोर्स कौन सा है? एफ, नीचे की तरफ. अच्छा, सबसे पहले ओरिजिन से आर बार निकालो, तो इस पॉइंट तक का ये तुम्हारा पॉइंट है. भाई ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कैसा निकलेगा? ऐसा. इजंट दिस आर बार? मेरा ब्लैक कलर का ये ओरिजिन है, यहां से आर बार निकला पोजीशन वेक्टर. हमेशा ओरिजिन से ही पोजीशन वेक्टर निकलता है. ये पोजीशन वेक्टर और ये फोर्स. मुझे आर बार क्रॉस एफ बार करना है. क्या बरोबर वर्कआउट होगा? नहीं, क्योंकि अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, दोनों के टेल साथ साथ होने चाहिए. यू रिमेंबर दैट? यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. दोनों के टेल साथ साथ होने चाहिए. एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, क्रॉस प्रोडक्ट, ये ए बार था, ये बी बार था, दोनों को ऐसे रखे. राइट हैंड को जिस वेक्टर को घुमाना है उसके ऊपर रखा. मुझे ए बार क्रॉस बी बार चाहिए. बेस ऑफ द पाम को इसके साथ टिका दिया, और हल्की उंगलियों से धक्का मारा, और थंब दिखाता है जिस तरफ ए बार क्रॉस बी बार हो. आई होप यू रिमेंबर दिस. ऐसा था, ऐसा रखा मेरी तरफ. अच्छा, लेट्स कम बैक. ये ओरिजिन, ये आर बार, और ये रहा एफ बार. क्या बरोबर है ये दोनों? ना. कैसे होने चाहिए?
ये सबसे खतरनाक लीप था, यहां से यहां तक। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई आई डिड दिस? ये था, ये बरोबर क्यों नहीं था? बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर नॉट टेल टेल। टेल टेल साथ साथ नहीं है, हेड टू टेल है, तो टेल टेल साथ साथ के लिए वादा करो मुझसे कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे टेल टेल साथ साथ ही रखोगे। सबसे पहली चीज यही चेक करोगे। सो नाउ गाइस, दिस इज आर बार and this is f bar. Who is going to do cross product for me? Me myself. खुद के लिए मैं ही करता हूं। मैंने राइट हैंड रखा। सर इस पे क्यों रखा, इस पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये आर बार है, मुझे आर बार क्रॉस एफ बार चाहिए। बरोबर, ये ठीक है। किस तरफ आ रही है टॉर्क? आपकी तरफ, तुम्हारी तरफ, मतलब बाहर की ओर आने वाली आइटम। या तो तुम ऐसे भी कह सकते हो, ये उंगलियां कैसे जा रही है? एंटी क्लॉक। भाई लेडीज एंड जेंटलमैन अगर पॉसिबल हो, इन आरंट दीज उंगलियां गोइंग एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव ले लो। सर मुझे नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव ले ले, तेरे को जैसा लेना है वैसा ले ले, पर आंटी को पॉजिटिव लेना है, ये अच्छा लगता है, आंटी पॉजिटिव। सो मेरा पहला टॉर्क आया पीपल। जैसे बच्चा पैदा होता है कैसी एक्साइटमेंट होती है, वैसी हो रही है मेरे को। पहली बार टॉर्क निकाला मैंने आपके सामने, एंटी क्लॉक पॉजिटिव। तो अच्छा, एंगल कितना था ये आर बार और एफ बार के बीच में? 90। सो मेरा पहला टॉर्क, सो टाउ नेट इज, पहला टॉर्क ये टाउ ए प्लस टाउ बी, मतलब टॉर्क एट पॉइंट ए एंड टॉर्क एट पॉइंट बी। टॉर्क एट पॉइंट ए R into F sin 90 एंड एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लूंगा। ओके, अब ये वाला कौन करेगा? सर आप ही कर लो। इसका ओरिजिन से इधर अच्छा, लाइव क्लास होता तो बहुत मजा आता करने का। टॉर्क टॉर्क ओरिजिन या आर बार। ओके सर, एक बार आर बार हो गया फिर ओरिजिन छोड़ दो। ओरिजिन आर बार के लिए ही लिया जाता है। ये एफ बार, क्या ये बरोबर है लेडीज एंड जेंटलमैन? ये बरोबर है, लीप ऑफ फेथ। एंड ये आर बार क्रॉस एफ बार कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज। एंड अगर एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लिया है तो क्लॉकवाइज कैसा होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव, और एंगल फिर से कितना? 90। क्या हुआ? Oh my God, but I don't understand fictus. What does that mean? How much is the net? 0. Oh my God. So do you agree summation tau bar is 0? इसका टॉर्क इस तरफ, इसका टॉर्क इस तरफ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। एज ए रिजल्ट व्हाट इज द टोटल टॉर्क? 0। ये सिस्टम नीचे जाएगा पर घूमेगा नहीं, घूमेगा नहीं, क्योंकि एक टॉर्क इस तरफ से आ रहा है, एक टॉर्क इस तरफ से आ रहा है, तो नेट टॉर्क is 0. So though net force is not 0, but net torque is 0. Do you understand this? First time I've taken torques with you. यहां कोई है जिसको नहीं समझ में आया? क्या सर, क्या क्या किए समझ में नहीं आया? है कोई एक आध बंदा? अच्छा, वो तो पता चल ही जाएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपके साथ करने वाला हूं। ये था केस 1। ओके, सिग्मा एफ बार 0 नहीं है पर सिग्मा टाउ बार 0 है। बॉडी नॉट इन लीनियर इक्विलिब्रियम बट बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सेकंड, अब ये सेकंड डायग्राम, अभी आप मेरे को टॉर्क्स बताने का क्या, कैसा होगा कैसा नहीं होगा क्या होगा करके। ओके ओके भाई, बाकी के लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं, क्या है? अच्छा,
जागरण है आज? अच्छा भाई जागते रहो। अभी वापस किसी से पूछेंगे, चिल्लाया नहीं कोई है? मुझे चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं है, संसद नहीं है। फिजिक्स का क्लास है। ओके भाई साहब, भाई जिससे पूछेगा वही बताएगा और कोई बताएगा नहीं। ओके देखे कौन है। अरे अरे यशवी, कितने सालों बाद, कैसे हालचाल है तेरे? सो गई है, सो गई है, या तो खो गई है। यशवी, जैसे ही कुछ होता दिवेलाल दर्शन दे देते। ये क्या है हाथ में? मोजा? अच्छा भाई यशवी है कि नहीं? नहीं है। उर्विल तू है कि नहीं? पता नहीं, आधे ढीले। उजांशी है? अरे पब्लिक ऐसी शांत हो जैसे जान लेने वाला हूं। अच्छा बहुत टाइम बाद मोहक दिख रहा है। मोहक, यस सर। वेरी गुड, चलो कोई तो है, नहीं तो मैं तो सो गया था। भाई मोहक, तुझसे ये बात चाहिए भाई। दो फोर्स दिखाई दे रहे हैं, क्या होगा नेट फोर्स? जीरो या नॉन जीरो? सिग्मा एफ एक्स तो जीरो है। कोई आइडिया है सिग्मा एफ वाई कितना होगा? क्यों आइडिया नहीं है? अच्छा कितने फोर्स है भाई? तेरे पास से ही आइडिया लेना है मेरे को। कितने फोर्स है? दो। ये वाला कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई? पॉजिटिव वाई, तो हम उसको लिखेंगे प्लस एफ। और ये वाला फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? वाई। नेगेटिव वाई या नेगेटिव एक्स? तो माइनस एफ। भाई ये जरा हिसाब तो लगाओ, प्लस एफ माइनस एफ कितना हो जाता है? ओ माय गॉड, तो सिग्मा एफ एक्स भी जीरो, सिग्मा एफ वाई भी जीरो। सो इज सिग्मा एफ बार जीरो? यस सर। इज बॉडी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? यस सर। सिस्टम इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। साफ दिखाई दे रहा है, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, नेट जीरो है। वेरी गुड। नाउ लेट्स चेक फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। Let's check for rotational equilibrium. Same mission template as before. वही यार, वही यार। हाय 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 हाय। ओके, ये रहा ओरिजिन। कहा गया भाई ओरिजिन? ओरिजिन यहां से इधर तक आर बार। ओके, ये आर बार आ गया, ये एफ बार। सर ये तो लास्ट टाइम जैसा ही है, करते जाओ देखे जाएगी। क्या ये ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? पॉजिटिव। सो टाउ, सिग्मा टाउ बार जिसे कहा जाए, टॉर्क ड्यू टू ए प्लस टॉर्क ड्यू टू बी इज पॉजिटिव आर इंटू एफ। मैं साइन 90 नहीं लिख रहा हूं, रोज का राड़ा ये। सो एंटी क्लॉक है ये। अच्छा भाई बी का देखो, बी का ओरिजिन ये आर बार। ओके सर, ये आर बार है, एफ बार किंग है ऊपर। क्या करूं? कर लूं? ओरिजिन पे ले लूं?
इसको बाहर धक्का ना और फोर्स को हिला रही है। ये ठीक है। अच्छा भाई मैं नहीं कर रहा हूं, कोई चिल्लाएगा भी नहीं। कोई एक बंदा जिसको मैं बोलूंगा वो मेरे को बताएगा कि टॉर्क क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। पीके अच्छा 1 मिनट, पीके के पास 1 मिनट। मतलब तू बता रही है, पूछ रही, क्या कर रही है? पूछ रही है कंफ्यूज। तेरा पहला कैरेक्टरिस्टिक है कंफ्यूज होना। भाई पहले करो तो सही। इसके नीचे हाथ रखे हैं, अब मेरे पास क्या एक ठो ही हाथ है। और ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? सर एंटी है सर। कौन सा? टी, एंटी। और एंटी को हमने लाइफ में क्या लिया है? पॉजिटिव। ओ माय गॉड, ये भी एंटी, दोनों ऐड होंगे तो सिग्मा टाउ इज आर एफ प्लस आर एफ। भाई इज दिस 2RF इक्वल टू 0? ना मुन्ना। Oh my god, so that is sigma tau bar is not 0. भले sigma f bar is 0, body is in linear equilibrium, but sigma tau bar is not 0, system is not in rotational equilibrium. So though system is in translational equilibrium, but it is not in rotational equilibrium. ओहो अच्छा ऐसा है, मतलब सिस्टम घूमेगा ये इस तरफ और ये मस्त घूम जाएगा। आपको पता है इसको क्या कहते हैं, ये स्पेशल सिस्टम को? पता है आपको? कभी नाम सुना है? लोग शर्मा जाते, मैं लिखता ना कपल। कपल क्या होता है? कपल अकेर मतलब पैर। अच्छा ओके पैर। भाई मैं तेरे को एक एकदम साफ सवाल पूछता हूं। एक बंदा है और एक और बंदा है, दो बंदे साथ में जा रहे हो रास्ते पे। वुड यू कॉल दिस अ कपल? Would you call this a couple? कि नहीं? No, because this is not a couple here. In a couple there are two things of course, but they are opposite. बराबर? A husband and a wife, this can be called a couple. Two guys, it cannot be called a couple. So there have to be two things, but they have to be opposite. So if you look at this, these are two forces, but they are opposite. Last case में भी दो forces थे, ऐसा था ना last case? ये भी दो ही थे, पर ये दोनों सेम स्टाइल के थे, सेम टाइप के थे। इसको हमने कपल नहीं बुलाया। A couple is two things, but opposite type, different type की things. So if you see here, there are two forces, but they are opposite. That is why this is called a couple. If I were to define it very carefully, two equal and opposite forces, these are two equal and opposite forces separated by a finite distance is a couple. So अकेले दो forces होना भी काफी नहीं है। अगर वो दो फोर्सेस ऐसे हो जाए, नेट फोर्स तो जीरो हो ही गया। डू यू एग्री? नेट टॉर्क भी जीरो हो गया, है ना? कुछ नहीं कर पाएगा ये दोनों। तो दोनों के बीच में ये ऐसा है ना, डिस्टेंस होना चाहिए। दोनों के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस होना जरूरी है, तब जाके ये कपल बनेगा। एंड
टू द आंसर कि कपल करता क्या है, लोग फिर से शर्मा जाते हैं। अरे भाई कपल डांस नहीं करता। कपल, अगर तुम जाओ किसी शादी में, किसी पार्टी में, तो कपल क्या करता है, डांस करता है। दे लुक वेरी ग्रेसफुल डांस करते हुए। तो उसी तरह यहां पे भी कपल क्या करता है, डांस। कपल क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क। टॉर्क मतलब डांसिंग। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? या दिस इज अ डिफरेंट लेवल सर, आप कुछ अलग ही लेवल पे चले गए। इज दिस मेकिंग सेंस ladies and gentlemen? Am I making sense? So as I said, a couple, two equal and opposite forces separated by a finite distance. अगर दोनों सेपरेटेड नहीं होते तो ऐसे हो जाते। इसमें तो फोर्स भी जीरो होगा और टॉर्क भी जीरो होगा, कोई नाचेगा नहीं। पर इसमें तो नाचेगा। ये एकदम सिंपल बताऊं आपको कपल। आप देखो, ये ऊपर लेके जा रहा है, ये नीचे लेके जा रहा है, तो ये ऐसे घुमाएगा। सो ये कपल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। दैट इज द प्राइम रीजन वाई दोनों के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। सो एज आई सेड, कपल करता क्या है, कपल प्रोड्यूसेस टॉर्क विच गिव्स राइज to rotational motion. And ये आपने कभी कपल देखा है संसार में? क्या झूठ बोल रहा है दिव्या? दिव्या, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि झूठ बोलेगा, फिर भी तू झूठ बोल रहा है। तू रोज देखता है, रोज। क्या? अच्छा, अब मैं तेरे को बताऊंगा और तू बोलेगा हाँ सर मैं रोज देखता हूं। क्या? ये फैन है, फैन में 4 पंखे होते, 3 होते। ये आपके बाथरूम में ये शावर का कॉक है। डू यू नो दैट? कभी कभी घुमाया है शावर के कॉक को? कैसे घुमाते हो? तुमको अगर याद हो, तुम एक हाथ यहां रखते हो, एक हाथ यहां रखते हो और पर करके घुमाते हो। मतलब एक्चुअली एक फोर्स यहां मारते हो नीचे, एक फोर्स यहां मारते हो ऊपर, और घूम जाता है। ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हो गया कपल, है ना? अच्छा, गाड़ी चलाते वक्त भी ये स्टीयरिंग है। एंड अगर आपको इस तरफ घुमाना है तो क्या करोगे? एक फोर्स यहां से ऊपर मारोगे, एक फोर्स यहां से नीचे मारोगे, मस्त घूम जाएगा स्टीयरिंग। तो ये कपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन यू इमेजिन स्टीयरिंग को, सर 2 फोर्स ही तो लगाने हैं, एक फोर्स यहां लगाऊं और एक फोर्स यहां लगाऊं। कैन आई एक्सपेक्ट टू रोटेट दिस स्टीयरिंग? इज इट पॉसिबल? स्टीयरिंग एक यो खींचा, एक यो खींचा, घूम ही नहीं रहा। स्टीयरिंग तभी घूमेगा जब एक फोर्स ऐसा और दूसरा ऐसा। कैन यू सी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 फोर्स में, एक यो और एक यो। जो मस्त कपल की वजह से ये पूरी चीज घूम जाएगी। सो दिस इज द आइडिया ऑफ अ कपल। एंड भले इक्वेशन नहीं दिया है बुक में, बट आई विल टेल यू द इक्वेशन फॉर टॉर्क ड्यू टू अ कपल। सो टॉर्क ड्यू टू अ कपल, tau is magnitude of any force। दोनों एक्चुअली दोनों तो सेम ही है, तो कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
द टू फोर्सेस. एकदम सिंपल. Tau is magnitude of any force into perpendicular distance between two forces. Can you tell me here what is the magnitude of any force F? And can someone tell me what is the perpendicular distance between the two forces? How much is this much? R plus R2R. Is there anyone who recalls कि सर जब हम वो सिग्मा एफ बार सिग्मा टाउ बार कर रहे थे सेकंड में, तब इसका आंसर टॉर्क का यही आया था, आर एफ प्लस आर एफ 2RF विच वॉज नॉट इक्वल टू 0. thus proved again कि torque due to couple tau is magnitude of any force into perpendicular distance between the two forces. Alright, so this is the idea. ये उड़ा देते हैं और चलते हैं आज के मेन कामकाज पे. I was going to do today lever action. What is lever action? आज काफी समय नेटवर्क की वजह से नुकसान हो गया, तो आई डोंट नो इसका भुगतान कैसे होगा. Alright, so this is the idea of principle of moments. We can also call it lever action. You know what's a lever? भारी वस्तुओं को, भारी लोड को उठाने का काम, कम एफर्ट से उठाने का काम करता है लीवर. लीवर इज दिस मासलेस रॉड AB. दिस इज अ लीवर. यहां पे बड़ा सा फोर्स लगा है F1. दिस इज द लोड और इसको उठाना है यूजिंग दिस स्मॉल फोर्स F2 विच इज द एफर्ट. ये है फलक्रम. फलक्रम मतलब वो पॉइंट जिसके अक्रॉस जहां पे रख के मैं इन दोनों को बैलेंस कर रहा हूं. तो ये है, लेट्स कॉल दिस O, एंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज D1. D1 इज कॉल्ड लोड आर्म एंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस है D2. D2 इज कॉल्ड एफर्ट आर्म. बरोबर. ये फलक्रम की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लगता है, या तुम कह सकते हो रिएक्शन फोर्स लगता है. वी कैन कॉल इट R. सो ये फलक्रम का फोर्स है, फलक्रम के ऊपर खड़ा है, तो ये फलक्रम की वजह से रिएक्शन लग रहा है R. सो हियर फलक्रम applies reaction force R in the upward direction. Now the most important thing you notice here is that कितने फोर्सेस हैं इस सिचुएशन में, इस सिस्टम में? 3. F1 है, F2 है, R है. मैंने यहां पे पॉइंट O पे ये पूरे सिस्टम को बैलेंस कर दिया है. सो द सिस्टम इज इन ट्रांसलेशनल as well as rotational equilibrium. सिस्टम हिल नहीं रही है, डुल नहीं रही है, कुछ नहीं, परफेक्ट सेटअप कर दिया मैंने. सो भाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा Fy 0 होना चाहिए ना. सो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सिग्मा Fy is 0. Therefore भाई who's going to tell me what is total sigma Fy? F1 और F2 नीचे है, R ऊपर है. सो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, R माइनस F1 माइनस F2 इज 0. भाई इतना मैं लिख रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है ना? देखने में कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके. ऑल्सो भाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या 0 होना चाहिए? टोटल टॉर्क. For rotational equilibrium, the total torque about, भाई किसके अबाउट ले? अबाउट पॉइंट O. हमको ओरिजिन हमेशा प्यारा है. अबाउट पॉइंट O शुड बी 0. ओके. तो भाई सिग्मा टाउ देखेंगे अबाउट पॉइंट O. भाई ये तो हमारा काम है रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने टोका. ओरिजिन हाजिर हो. ओरिजिन O से ये D1 ये रहा, F1 ये रहा, ये बरोबर नहीं है, ये बरोबर है. व्हाट इज टॉर्क?
ये आर बार, ये एफ बार, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक इज अग्रीएबल, और एंटी क्लॉक को क्या करते हैं, पॉजिटिव। सो D1 इंटू F1 sin 91 है, इसको पॉजिटिव रखा है मैंने। अच्छा, R की वजह से कितना टॉर्क होगा, 0 है ना, क्योंकि R इज पासिंग थ्रू पॉइंट O, तो R की वजह से टॉर्क होगा 0, क्योंकि R में और ओरिजिन में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर आप देखो तो ओरिजिन यहां है और फोर्स F1 यहां है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कुछ बीच में। R ओरिजिन ये है, R ये है, ये तो ओरिजिन के थ्रू ही पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0। अच्छा भाई, ये अब F2 का लेने का है भाई, ओरिजिन ये रहा ओरिजिन, और यहां से D2 और ये F2, क्या ये बरोबर है, नहीं सर। अब ये बरोबर है, हां सर। कौन सा वाइज हुआ ये, ओ माय गॉड, और क्लॉकवाइज को क्या लिया जाएगा जी, माय गॉड, पीपल आर गुड। सो इफ यू सी केयरफुली, दिस इज D1 F1 माइनस D2 F2, एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में से सिग्मा, ये सिग्मा टाउ कितना होना चाहिए, 0। सो 0 इज D1 F1 माइनस D2 F2। सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी माय फाइनल इक्वेशन, my god, lovely equation. And from here I define a very important term called mechanical advantage. Can I take this off now, this side? We define mechanical advantage as the ratio, mechanical advantage, we'll call it MA, is the ratio of the load to the effort. कितना लोड मुझे लिफ्ट करना है अपॉन कितना एफर्ट चाहिए। अच्छा, इफ यू लुक हियर, D1 F1 is D2 F2, तो F1 by F2 isn't it D2 by D1? So mechanical advantage F1 by F2 है, which is D2 by D1. D2 is low effort arm over D1 is load arm. Mechanical advantage is always greater than 1. नहीं तो तुम क्या कर रहे हो पता नहीं, क्योंकि हमेशा लोड ज्यादा होगा, उसको उठाने वाला एफर्ट कम होगा। कम एफर्ट यूज करके ज्यादा लोड उठाना, उसी को तो कहते हैं लीवर। तो एफर्ट आर्म बड़ी होगी, लोड आर्म छोटी होगी। दिस इज व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज। मेरे को एक और चीज करनी थी, लेट अस सी इफ वी कैन डू दिस। एक और चीज करने की मेरी इच्छा हो रही है। आई डोंट नो वेदर वी विल बी एबल टू डू दिस। ओके, सो मैं एक न्यूमेरिकल करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डू दिस। मुझे पहले आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी समझाना था। मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, आई थिंक सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। आई थिंक आज की तारीख में हम न्यूमेरिकल 7.17 कर पाएंगे, शायद न्यूमेरिकल 7.17 कर पाएंगे शायद, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा हटाते हुए। लेट्स सी, चलो एक न्यूमेरिकल तो करते ही हैं। ओके, आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ। कोई सवाल इसमें? ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नेक्स्ट टाइम उठाएंगे, बट ये एक न्यूमेरिकल तो मैं आज करूंगा ही, क्योंकि जो मैंने आपको सिखाया है उसी के बेस पे है ये, उसी के बेस पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कुछ ज्यादा वो लेना नहीं है, यू नो, उसको ज्यादा कंसिडर करना नहीं है। आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल नंबर 17। आर यू लुकिंग एट इट? ओके, न्यूमेरिकल नंबर 17 का सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसका डायग्राम। तो लेट अस सी इफ वी कैन मेक अ डायग्राम 7.17। ओके,
What does it say? It says a meter stick. मीटर स्टिक मतलब 1 मीटर लंबी स्टिक है ये, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. Let us call this point A. Let us call this point B. Is balanced on a knife edge at its center. ये सेंटर है, इसको बोलते हैं O, और ऐसा नाइफ एज रखा गया, वो फलक्रम जैसा. ओके ना, कहा गया when 2 coins each of mass 5 kg 5 ग्राम, मास है 5 ग्राम, 2 coins मतलब टोटल मास कितना हो गया 10 ग्राम. ओके, आर पुट ऑन वन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर एट द 12 सेंटीमीटर मार्क. तो यहां से 12 सेंटीमीटर, यहां पे 2 कॉइन रखे हैं मैंने, ఒకటి 2, कितना कॉइन्स, 2 कॉइन्स कितने सेंटीमीटर पे, 12 सेंटीमीटर पे. ओके, एट द 12 सेंटीमीटर मार्क द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर. ओह, यहां पे 45 सेंटीमीटर पे स्टिक बैलेंस होगी. डोंट वरी, सब समझाऊंगा मैं. व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक? ओके, हमको जानते हैं ये 100 सेंटीमीटर है, हम ये भी जानते हैं. अच्छा, जब तुम मास ऑफ द मीटर स्टिक बोलते हो, डू यू अग्री, मास ऑफ द मीटर स्टिक, वेट जो है, वेट वो कौन से पॉइंट पे लगता है? सेंटर ऑफ मास. ये डंडी का सेंटर ऑफ मास कहां है बेटा? कोई भी डंडी का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? एग्जैक्टली बीच में, बराबर. तो इस पॉइंट पे से ये सेंटर है इसका. डू यू अग्री, वेट डाउनवर्ड्स होगा, बराबर. और वेट कितना होगा? mg. ये मीटर स्टिक का मास, ये पूरी स्टिक का मास है m, और उसका वेट कितना होगा? mg. तो वो सेंटर से, जो सेंटर कितनी दूरी पे है? 50, इस पे वहां से निकल रहा है. अच्छा, तुमने यहां पे 2 कॉइन्स रखे, ईच ऑफ मास छोटा m, तो इसका वेट कितना होगा? 2 कॉइन्स है, mm 2m, एंड उसकी वजह से फोर्स कितना होगा नीचे की तरफ? बराबर, 2 छोटा m इंटू जी. इज दिस अग्रीएबल? बर. अच्छा, उन्होंने हमको बोला है कि O डैश पे 45 सेंटीमीटर पे दिस इज बैलेंस्ड. सॉरी दिव्या, दिव्या फुकट में गाना सुना रहा था हमको. O डैश पे द स्टिक, द सिस्टम इज बैलेंस्ड एट पॉइंट O डैश. मतलब सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अबाउट पॉइंट O डैश द टोटल टॉर्क इज 0. डू यू अंडरस्टैंड? अबाउट पॉइंट O डैश द टोटल टॉर्क इज 0. तो सर अबाउट पॉइंट O डैश ले ले, ये रहा तुम्हारा O डैश. कितने फोर्सेस है? 2 फोर्सेस, एक ये रहा mg और एक ये रहा 2mg. अच्छा, ओरिजिन से ये कितनी दूरी पे होगा देखो तो जरा. ये 45 है, ये 12 है, तो हाउ मच विल बी दिस मच? 33 है ना. और यहां से यहां तक कितना होगा? ये 45 है, ये 50 है, 5. थैंक यू सो मच. सो टोटल टॉर्क अबाउट O डैश. चलो भाई, ओरिजिन बिरिजिन लेने के लिए तैयार हो जाओ जल्दी, काम कम नहीं है. ये ओरिजिन O डैश, ये यहां से 33 और ये यहां से 2mg. ये बरोबर नहीं है, ये बरोबर है 2mg बार, मतलब ये r बार क्रॉस f बार,
एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव गिना जाए। सो 33 सब कुछ सेंटीमीटर में ही है, इसलिए ज्यादा शान पट्टी नहीं कर रहा हूं, इंटू 2mg। और ओरिजिन ये 5 सेंटीमीटर और ये mg, भाई बरोबर नहीं, ये क्लॉकवाइज। ए भाई तू भी यार कमाल करता है यार। -5 इंटू बड़ा mg। ओ बट सिग्मा टावर इज 0, ओके। तो 66 mg -5 mg, भाई जीजी को जाने दो, 5m इज 66 छोटा m। ये मेरे पास छोटा m था, कहा गया? 5 ग्राम। वाह वाह, हो जाने दो। सो द मास ऑफ द मीटर स्टिक is 66 gram. Is someone checking? बरोबर है। तो टॉर्क वगैरह लेके सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये पूरी सिस्टम का, ये पूरे डंडे का मास कहां पे होगा? सेंटर ऑफ मास एट पॉइंट ओ, एग्जैक्टली एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो उस पे मास m, वेट g, तो मास mg। ये 2 कॉइन्स रखे हैं, तो इन दोनों का हर एक का मास छोटा mg, तो टोटल वेट कितना हो गया? 2mg। ये 2 फोर्सेस हैं एंड ये दोनों की वजह से बैलेंस कहां मिलता है? O डैश पे। तो O डैश पे टोटल टॉर्क इज 0, बरोबर है, अबाउट पॉइंट O डैश। ये पॉइंट के अक्रॉस तुम्हारा टोटल टॉर्क बन गया 0, ऐसा दिया हुआ। तो हमने इन दोनों फोर्सेस की जरिए टोटल टॉर्क ले लिया और मास ऑफ द मीटर स्टिक 66 ग्राम मिल गया। इज दिस अग्रीएबल? Okay. Well, I wanted to do a couple of numericals more, but time is like seemingly running out and we are facing a lot of problems. So I think next lecture में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी करेंगे, उसके साथ जुड़े हुए मस्त न्यूमेरिकल्स करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपका इंट्रोडक्शन उस दिन मैं कराऊंगा। ऑलराइट, सो टिल दैट टाइम यू स्टे देयर, आई विल बी बैक। ओके।